Assalamu alaikum everyone. So today we are going to continue our science chapter number 9, plants form and function. So moving towards our chapter, हम लोग थोड़ा सा अपना प्रीवियस जो हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज़ प्लांट and why they are in different shapes, sizes and heights and why they show different adaptations. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जिसके अंदर आ जाते हैं shrubs, herbs, trees and creepers. Then we learn the root system यानी कि structures of plant हम लोगों ने पढ़ा था जिसके अंदर दो structures थे, root system and shoot system. Then हम लोगों ने root system देखा, उसके अंदर हम लोगों ने notice किया कि root system में दो तरह के distinctive parts होते हैं, one called taproot and second is called fibrous root. Then we learn what is the function of roots. Then we switch to shoot system. Now shoot system bears flowers, leaves, stem and branches, and if fruit then we can include fruit too. Then we learn what is the functions of stem and what is stem. Now from today lecture we are going to continue from leaf. Now what is leaf? Leaf are thin, green and flat structure that perform photosynthesis. These are attached to the stem by a soft, thin cylindrical structure called petiole. Now I am continuously repeating my points that if plant is green in color and leaf is green in color, it is obvious कि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा. अगर क्लोरोफिल है it means कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. यहाँ भी वो यही बोल रहे कि लीफ जो है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि कलर ग्रीन, जिसका ग्रीन कलर होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. जिस पॉइंट से वो स्टेम पे अटैच हुआ वो होता है उसको हम कहते हैं पीटियोल. अब जो पॉइंट होता है जिससे वो अटैचमेंट हुई होती है स्टेम से, उसको हम नोड कहते हैं. ठीक है. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. जो ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ब्लेड या फिर लैमिना. It bears the green pigment chlorophyll and helps in photosynthesis. Each leaf has central mid, which is the extension of petiole. अब अगर आपने लीफ को कभी नोटिस किया हो तो उसके बीच में आपने एक वेन टाइप स्ट्रक्चर नोटिस किया था जो कि आता है पीटियोल से. ठीक है ना. जिस जगह से वो स्टेम ज्वाइन हुआ था उस जगह से स्टार्ट होता है और पूरे लीफ के एंड तक आता है. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं पूरे मिड-रिब का पीटियोल तक. ठीक है ना. दिस ब्रांचेस इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेन्स. अब उस एक मिड-रिब से निकलती हैं बहुत सारी वेन्स. अब उन वेन्स का काम क्या होता है, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ठीक है ना. वो जो आपने अगर कभी लीफ देखा हो तो उस लीफ के ऊपर आप देखते हैं कि पूरा एक तो मिडरिब होती है, एक तो बीच में से एक वेन टाइप स्ट्रक्चर निकल रहा होता है और उसके फिर इर्द गिर्द से बराबर पूरे लीफ के ऊपर एक नेटवर्क फैला हुआ होता है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है. उस चीज़ को हम कहते हैं वेन्स. और वो उसका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो फूड ट्रांसपोर्टेशन करती हैं लीफ के अंदर. Now leaf come in many different shapes and sizes. A simple leaf is made up of single leaf blade connected by a petiole to the stem. अब उन्होंने बोला है कि स्टेम लीफ भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आता है और ये भी हो सकता है कि एक स्टेम के ऊपर एक petiole के अंदर एक ही लीफ लगा हुआ हो. ठीक है. उन्होंने उसकी एग्जाम्पल दी है मैंगो लीफ एंड मेपल लीफ. Now a compound leaf is a leaf made up of a separate leaflet attached by a petiole to the stem. For example, neem leaf and गुलमोहर leaf. अब उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है. अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लीव्स एक ही स्टेम के ऊपर अटैच हुए हैं. तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स. ठीक है ना. ये कंपाउंड लीफ की एग्जाम्पल है. और अगर एक ही स्टेम पे अगर एक लीफ आएगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल लीफलेट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ दीज वेन्स इन अ लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशंस.
द लीव्स ऑफ प्लांट्स शोज टू डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स। अब उस विनेशंस की, वो जो वेन्स लाइक स्ट्रक्चर आ रहा था, उनकी भी दो तरह के टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पैरेलल एंड रेटिकुलेट। नाउ व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल का मतलब है बराबर बराबर, ठीक है ना, बराबर बराबर जो लाइंस जा रही होंगी उनको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशंस। The vein here are arranged parallel to each other like in banana and grass leaves. अब उन्होंने यहाँ पे ये वाला जो आप लीफ देख रहे हैं ये वाला जो लीफ आप देख रहे हैं जिसमें पैरेलल लाइंस आ रही हैं, इन्होंने इस चीज़ को हम कहते हैं पैरेलल वेन्स, पैरेलल वेनेशन। और इसकी एग्जाम्पल में उन्होंने बनाना एंड ग्रास लीव्स दिए हैं। Now what is reticulate venation? In this there are net-like structure, net-like arrangement on both sides of the leaves like in peepal, neem and mango leaves. Such a venation is called reticulate venations. अब इसी के बराबर में ये जो बीच में आप एक प्लांट, एक लीफ देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है एक मिडरिप है और मिडरिप के बराबर बराबर जो वेन्स निकल रही है वो नेटवर्क जैसी निकल रही है, ठीक है ना, तो वो पूरे लीफ में फैली हुई हैं। तो ऐसे वेनेशंस को जिसमें पूरी तरह से लीफ कवर्ड होता है वेनेशंस के नेटवर्क पे, तो उनको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशंस। इसकी एग्जाम्पल में उन्होंने पीपल, नीम एंड मैंगो की लीव्स बताए हुए हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ लीफ। अब फंक्शंस क्या होते हैं लीफ के वो हम देख लेते हैं। Now leaf manufactures food with the help of chlorophyll in the presence of sunlight from water and carbon dioxide and the process of photosynthesis. Now this is obvious कि जो लीफ होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खुद ब खुद परफॉर्म कर सकता है। लीफ हैज़ टाइनी पोर्स, उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, क्यों होते हैं? दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज करता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। These pores present on both sides of the leaves are called स्टोमेटा। अब ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ये लीफ के दोनों साइड से प्रेजेंट होते हैं और ऐसे पोर्स को जो हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। Excess of water present in plant is lost through stomata present in the leaves. This is called the transpiration. अब उन्होंने बोला कि चूँकि पानी एब्जॉर्व करता है सॉइल से रूट्स और फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स के अंदर जाता है, तो जो एक्सेस वाटर होता है जो एब्जॉर्ब करता है लीफ वो अपने अंदर से निकाल देता है, बाहर को कर देता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन किसके थ्रू वो पानी जो है वो जो एक्सेस वाटर है वो बाहर जाता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो टाइनी पोर्स लीफ के आगे पीछे होते हैं उनके थ्रू एक्सेस वाटर बाहर चला जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। Leaves in some plants are modified into tendrils to give support to their weak stems. For example, glory lily and peas. अब कुछ जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, कुछ लीव्स अपना को मॉडिफाइड कर लेते हैं। क्यों? ताकि वो टेंड्रिल्स सपोर्ट प्रोवाइड कर सके अपने वीक स्टेम्स को। In xerophyte like cacti, the leaves are small and pointed or reduced to spine to prevent water loss. अब जो इन्होंने एग्जाम्पल ली कैक्टाई की इस ज़ीरोफाइट्स के अंदर, उनके लीव्स छोटे होते हैं और कभी कभी वो अपने अपने लीव्स को रिड्यूस कर लेते हैं स्पाइंस के अंदर, कांटों के अंदर। क्यों? ताकि वो वाटर लॉस को रोक सकें। इन सम लीव्स स्टोर वाटर एंड आर रिच इन source of vitamins and minerals, for example spinach. Now flower. Flower is the most colorful and attractive part of the plant. It is also the reproductive part of the plant. अब फ्लावर जो है वो बहुत ही कलरफुल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होते हैं पेटल्स जो होते हैं कलरफुल। अब पेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है ना, इसीलिए उनको हम उनका कलर जो होता है वो कलरफुल होते हैं और इसीलिए वो द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं। अब अट्रैक्टिव पार्ट के अलावा वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का। क्यों होते हैं उसे हम आगे जाके देखेंगे। इट अपीयर्स ऑन द प्लांट आफ्टर इट अटेन मेच्योरिटी और इज फुली ग्रोन।
अब उन्होंने बोला कि फ्लावर, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर है वो तभी पूरा शो करेगा अपने आप को जब वो पूरा ग्रो हो जाएगा, पूरा मिच्योर हो जाएगा। टेक अ फ्लावर एंड डाइसेक्ट इट, द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अगर हम एक फूल लें और उसको हम डाइसेक्ट करें तो हमें अंदाज़ा होगा, हम अपने आप को ये श्योर करवा सकेंगे जो फ्लावर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। सो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। Number 1, pedicel. The cylindrical portion by which a flower is attached to the stem is called stalk or pedicel. अब जो cylindrical portion होता है जिससे flower attach हुआ होता है किस पे, stem पे, उसको हम कहते हैं stalk या फिर pedicel. In some flower, the pedicel swells up or flattens to bear the other part of the flower. This is called thalamus. The rest of the part of the flower are arranged in circles called whorl. Now the second one is sepal. The outermost whorl of the flower, which is green and protected the other part in the bud stage, is called the sepal. This is called silex. अब उन्होंने बोला कि किसी भी, अगर आपने नोटिस किया हो एक बर्ड, तो पहले उस बर्ड के ऊपर एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सीपल। और वो क्यों होता है, वो प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि वो बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, अनलेस कब तक, जब तक वो पूरा ग्रो ना हो जाए, पूरा मिच्योर ना हो जाए। नाउ द third one is petals. The second whole of the flower, which is colorful and bright, is called the petals. Petals attract insect and this helps in pollination. This is also called corolla. Now the petal we all know बड़े colorful होते हैं, blue, green, red, white, black. जो roses के colors होते हैं वो different पेटल्स कलरफुल बहुत होते हैं। अब वो कलरफुल क्यों होते हैं, उनकी वजह ये है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं करोला। नाउ स्टेमन। द थर्ड होल्ड ऑफ द फ्लावर इज़ अ ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट, वो अब क्यों है, वो अब हम पढ़ेंगे कि स्टेमन इज द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर इज अ ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. It consists of a long tubular filaments and a swollen portion at its top called anther. अब उन्होंने यहाँ जो आप ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसके ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्वेलन, इसको हम कहते हैं एंथर। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। और ये दोनों ही चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं किसी भी प्लांट की। दिस बियर्स अ पॉलन ग्रेन ऑफ और अ मेल गैमीट्स। अब इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन या फिर आप इसे मेल गैमीट्स बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम। अब ये दोनों चीज़ें एंथर और फिलामेंट्स मिला के क्या बनाती हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और हम क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोशियम। नाउ कार्पेल। The innermost whole of the flower consists of the female reproductive part. अब कार्पेल के अंदर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम, जो कि फिलामेंट्स और एंथर से मिलकर बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 distinctive parts, namely stigma, style and ovary. The lower swollen base from the ovary which bears the ovules. सबसे पहले आ जाता है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईच ओव्यूल इज अ फीमेल गैमीट्स। द ओवरी एक्सटेंड इनटू सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड द स्टाइल। अब ओवरी जो है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। देन विच एक्सटेंड इनटू अ फ्लैट स्टिकी पोर्शन कॉल्ड स्टिग्मा। सॉरी, हम उसको स्टाइल कहते हैं और स्टाइल से आगे जाके बनता है स्टिग्मा। कैसे, विच एंड्स इनटू अ फ्लैट स्टिकी पोर्शन कॉल्ड द स्टिग्मा। देन ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा of ovary of the same flower or anther another flower belonging to the same species is called pollination.
अब इसी तरह हमें पता चला कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। पॉलिनेशन का प्रोसेस ऐसे होता है कि एंथर कि पॉलन ग्रेन किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा ऑफ द ओवरी में आता है तो क्या कहते हैं, पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वो किसी भी सेम फ्लावर में भी आ सकता है और किसी अनदर फ्लावर में भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा चलेगी तो पॉलन ग्रेन या तो उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाएंगे या किसी और अनदर स्पीशी के फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाएंगे। तो इस तरह पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो अकर होता है। When the male gamete fuses with the female gametes, it's called fertilization. The male यानी क्या कहते हैं एंथर जो वो मेल गैमीट्स है और स्टिग्मा जो कि फीमेल गैमीट्स है, जब वो कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर प्रोडक्शन। Now what is the function of flowers? Flowers help in pollination by attracting insects. क्या करता है? हेल्प करता है पॉलिनेशन में। क्यों? कैसे? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके। अब इंसेक्ट अट्रैक्ट कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द कलर्स। फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब फ्लावर ग्रो करते हैं किस में? फ्रूट्स में और सीड्स के अंदर, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है? न्यू प्लांट को राइज करने में, यानी कि प्रोड्यूस करने में। व्हाट इज फ्रूट? द ओवरी ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब जो ओवरी है किसी भी फ्लावर की, जब वो फर्टिलाइज हो जाएगी, अब वो फर्टिलाइज कैसे होगी? जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होंगे तो फर्टिलाइज होगी। जब वो फर्टिलाइज हो जाती है तो वो एक प्रॉपर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। फ्रूट्स आर जूसी, पल्पी एंड ईडेबल, यानी कि वो जूसी होते हैं, रस भरे हुए होते हैं और वो खाने लायक होते हैं। They play a major role in seed dispersal. A fruit consists of two major parts, the outer covering, namely pericarp, and an inner fleshy pulp, which is fertilized gametes or seeds. अब उन्होंने बोला कि फ्रूट्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्प कह सकते हैं, और एक इनर कोट होता है जिसको हम जो पल्पी होता है, फ्लैशी होता है और जिसे हम खा सकते हैं, वो बेसिकली फर्टिलाइज गैमीट होता है, या फिर हम उसे फर्टिलाइज सीड भी बोल सकते हैं। Now what is function of fruits? A fruit is edible part of the plant and is stored food. अब सिंपल सी बात है कि वो ईडेबल पार्ट होता है, जब भी हम उसे खा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और उसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है। अ फ्रूट कंटेन अ सीड within and protect it from harsh climatic change. अब उसका काम क्या होता है किसी भी फ्रूट का? अगर हम एक वाटरमेलन ले लें, अगर हमने वाटरमेलन को कट किया या एप्पल को कट किया तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। बेसिकली वो जो सीड्स होते हैं, फ्रूट उन सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो आउटर एनवायरनमेंट होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है या जो सीजन होता है उससे। अ फ्रूट प्लेज अ मेजर रोल इन सीड डिस्पर्सल। Now what is seed? Every seed contains a tiny plant embryo with leaves, stems and root part waiting for the right conditions so that they can germinate and grow. अब जो सीड होता है वो एक टाइनी प्लांट होता है जिसको हम अभी नाम दे देते हैं एम्ब्रियो का। उसके अंदर लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर स्टेम भी होता है और उसी के अंदर रूट्स भी होते हैं। बट वो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? वो छोटे से क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वो राइट टाइम, राइट कंडीशन, राइट टेम्परेचर, राइट सीज़न का वेट कर रहा होता है कि वो अपने आप को जर्मिनेट करवा सके, ग्रो करवा सके। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हर फ्रूट हर सीज़न के लिए नहीं होता, इसी तरह हर सीड को डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट सीजन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने आप को ग्रो करवा सके। The fertilized ovule is called the seed. It gives rise to the new plant. Seeds are protected by coat. This coat can be thin or thick and hard. अब सीड जो होता है वो भी प्रोटेक्टेड हुआ वो होता है किससे? एक कोट से। अब वो कोट थिन भी हो सकता है, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर वो थिन होगा, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जिसमें वो थिक होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर वो हार्ड कवरिंग के अंदर स्टोर हुआ होगा, प्रोटेक्टेड हुआ होगा। A seed also contains a short-term food supply called the endosperms. अब सीड के अंदर शॉर्ट टाइम फूड सप्लाई भी होता है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, विच इज़ फॉर्म एट द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के स्टेप के अंदर फॉर्म होता है, बनता है। बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, लेकिन ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता। इट इज़ यूज बाय द एम्ब्रियो
embryo to help its growth. The baby plant inside the seed is the embryo and is protected by cotyledon. अब उन्होंने बोला जो बेबी प्लांट है वो बेसिकली इन सीड के अंदर है और प्रोटेक्ट हुआ है cotyledon से, यानी कि सीड लीव्स से. Some seeds have two cotyledons and are called dicots. अगर 2 है तो हम उसे dicot बोलेंगे, और कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसके अंदर एक ही cotyledons होता है तो हम उन्हें बोलते हैं monocots. Now what is germination of seed? Given the optimum temperature, यानी कि सही टेम्परेचर देना, वाटर सही वाटर की मिकदार देना, एंड लाइट सही सनलाइट के पास उससे रखना, अ सीड जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. अगर यही सारी चीज़ें उसको मिलेंगी उसके मुताबिक, उस सीड के मुताबिक, तो वो अपने आप को राइज करवा सकता है, अपने आप को जर्मिनेट करवा सकता है एक प्लांट के फॉर्म में. फंक्शन ऑफ सीड. A seed protects the embryo and provides nourishment for growth till the new sapling forms the roots. Some seeds are light in weight while some show hairy-like structure which helps them to disperse properly. Now अब वो सीड के बोल रहा है कि वो सीड बेसिकली प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को एंड प्रोवाइड करता है नरिशमेंट उसकी ग्रोथ के लिए. अब कुछ सीड्स जो होते हैं वो हेरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि कुछ का जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है. जो हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं, वो अपने आप को वो हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने के लिए प्रॉपरली. Now the chapter is completed. We will start our question answers in activity section in our new class. Thank you everyone.